बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16 के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो देखते हैं कि हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि अ साइनोसाइडल करंट हैज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ 10 एम्पेयर, व्हाट इज द मैक्सिमम और पीक वैल्यू। कि एक साइनोसाइडल करंट है हमारे पास, उसकी जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है करंट की वो 10 एम्पेयर है। बताएं उसकी पीक वैल्यू या मैक्सिमम जो करंट की वैल्यू है वो कितनी होगी। आई नॉट हमने क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए हम इसी चैप्टर में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वाले टॉपिक में हम एक फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं कि आई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल हमने फाइंड क्या करना है, आई नॉट। तो स्क्वायर रूट 2 को उठा के उधर ले जाएं, तो आई नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 आई आर एम एस। अब यहां पर देखिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट हमें दी गई है, कितनी है, 10 एम्पेयर। तो जब 10 एम्पेयर है तो यहाँ पर जस्ट 10 एम्पेयर पुट करें और हमारे पास मैक्सिमम करंट यानी आई नॉट की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, ये तो हलवा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। असल क्वेश्चन आगे आ रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन वो हमें कहता है नेम द डिवाइस दैट विल परमिट फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट एंड अपोज द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। बी पार्ट है परमिट फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बट नॉट द डायरेक्ट करंट। कहता है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो एसी के फ्लो को परमिट करती है लेकिन डीसी के फ्लो को अपोज करती है। इसी तरह ऐसी कौन सी डिवाइस है जो डीसी को परमिट करती है लेकिन एसी को अपोज करती है। तो वो चीज देखते हैं। तो पहला जो इसका पार्ट है उसका आंसर क्या है, इंडक्टर। इंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो डीसी को परमिट करती है, डायरेक्ट करंट को जाने देती है और एसी को अपोज करती है। अब कैसे वो करती है वो चीज देखते हैं कि इंडक्टर कैसे एसी को अपोज करता है और डीसी को परमिट करता है, वो चीज देखते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है, कोई भी इंडक्टर है और ये डीसी करंट आ रहा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से। ये क्या है, डीसी करंट आ रहा है। एक चीज याद रखें कि जो इंडक्टर है वो चेंज को पसंद नहीं करता। वो कहते हैं कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे अंदर से जो करंट गुजरा उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। चेंज से वो नफरत करता है। चेंज आ गया तो इंडक्टर को गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं किस तरह से। देखिए अगर डायरेक्ट करंट आ रहा है मतलब कोई चेंजिंग करंट नहीं है तो इंडक्टर क्या रहेगा, पुरस्कून रहेगा। ठीक है, इसको परमिट करता है, इसको जाने देता है, कोई मसला नहीं है इसका। ठीक है, लेकिन अगर चेंजिंग करंट आ रहा है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है तो फिर इस इंडक्टर को मसले हो जाएंगे। ठीक है, किस तरह से, हमें पता है कि जब भी अल्टरनेटिंग करंट इस इंडक्टर में से गुजरेगा तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा जिसकी वजह से इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा और एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब वो इंड्यूस करंट क्या होगा कि इस करंट के अपोजिट होगा। ठीक है, ठीक है, इंक्रीजिंग करंट है अगर अल्टरनेटिंग करंट का तो ये इंड्यूस करंट क्या होगा, उसके अपोजिट होगा, मतलब एसी करंट को अपोज करेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि जैसे ही अल्टरनेटिंग करंट इंडक्टर में से गुजरता है तो इसमें एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है जो अप्लाइड करंट को अपोज करता है। इस वजह से हम कहते हैं कि इंडक्टर एसी के फ्लो को अपोज करता है। ठीक है, मैथमेटिक्स से भी हम इसको देख सकते हैं कि देखिए डायरेक्ट करंट में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो होती है। तो अगर हम इंडक्टिव रिएक्टेंस देखें उसका फार्मूला ओमेगा एल, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ और एल उसी तरह। यहां पर जब हम फ्रीक्वेंसी जीरो पुट करेंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो हो गई है मतलब कि रेजिस्टेंस जीरो होगी और करंट मैक्सिमम हो जाएगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये डीसी के फ्लो को परमिट करता है। ठीक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जो एसी को परमिट करती है लेकिन डीसी को अपोज करती है। तो वो कैपेसिटर है। कैपेसिटर क्या करता है, एसी को परमिट करता है लेकिन डीसी को अपोज करता है, डायरेक्ट करंट को अपोज करता है, अल्टरनेटिंग करंट को परमिट करता है। ठीक है, अब किस तरह से, मान लें कि ये क्या है, ये क्या है, एक कैपेसिटर है, ये एक बैटरी लगी हुई है, मतलब ये डीसी सोर्स के साथ अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो क्या होगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है कैपेसिटर की प्लेट उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है कैपेसिटर की प्लेट उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यानी इस तरह से कुछ थोड़ी देर के लिए करंट फ्लो करेगा। लेकिन कुछ देर के बाद ऐसा होगा कि यहां पर चार्ज आते आते कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा और एक पॉइंट आएगा जब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बैटरी का ये दोनों सेम हो जाएंगे। बैटरी और कैपेसिटर का पोटेंशियल दोनों क्या हो जाएंगे, ये सेम हो जाएंगे और कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों,
क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है जो डीसी के करंट को फ्लो नहीं होने देता। इस वजह से हम कहते हैं कि जो कैपेसिटर है वो डीसी को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है, उसको फ्लो नहीं होने देना। अब अल्टरनेटिंग करंट अगर मैं इसके साथ लगाऊं, कैपेसिटर के साथ, कैपेसिटर के साथ क्या लगाऊं, एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगाऊं, ठीक है, एक अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज लगाऊं, तो फिर क्या होगा। देखिए जब हम एसी को देते हैं तो पहले क्वार्टर में क्या होता है, कैपेसिटर चार्ज होता है, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होता है, ये डिस्चार्ज होता है, फिर क्या होता है, ये चार्ज होता है, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है तो एक क्वार्टर में चार्ज करेगा, फिर अल्टरनेटिंग करंट का जो वोल्टेज है वो लो होगा, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट कम होगा, उसके बाद कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में कैपेसिटर फिर चार्ज होगा, अगले क्वार्टर में कैपेसिटर फिर डिस्चार्ज होगा, ठीक है। ये एसी थ्रू अ कैपेसिटर की जो मेरी वीडियो है तकरीबन पहले 5 मिनट की, ठीक है, जस्ट यूट्यूब पे लिखे एसी थ्रू अ कैपेसिटर बाय फिजिक्स का सफर, तो वो वाली जो वीडियो आएगी वो सिर्फ पहले 5 मिनट की देखनी है, उसमें ये प्रोसेस काफी तफसील से बताया हुआ है, ठीक हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं क्योंकि एसी में कभी वो चार्ज हो रहा है, कभी डिस्चार्ज हो रहा है, फिर चार्ज हो रहा है, फिर डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि जो कैपेसिटर होता है वो एसी के फ्लो को परमिट करता है लेकिन डीसी को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक हो गया। अब देखिए डायरेक्ट करंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी 0। अगर हम रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर देखें उसका फार्मूला क्या होता है, 1/2πfc, ठीक है, काफी दफा हम इस चैप्टर में यूज कर चुके हैं। अब फ्रीक्वेंसी की जगह जब 0 पुट करेंगे तो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इनफाइनाइट होगी मतलब करंट क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, ठीक है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो कैपेसिटर है वो डीसी को क्या करता है, अपोज करता है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या कहता है कि हाउ मेनी टाइम्स पर सेकंड विल एन इनकंडेंसेंट लैंप रीच मैक्सिमम ब्रिलियंस व्हेन कनेक्टेड टू अ 50 हर्ट्ज सोर्स है। बताते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कहता है कि एक एसी सोर्स है जिसके साथ हमने क्या कनेक्ट किया हुआ है, एक बल्ब कनेक्ट किया हुआ है, और इस एसी सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, ठीक है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है इस एसी सोर्स की, इसका मतलब ये है कि इस बल्ब में से 1 सेकंड में इस तरह के, ये जो एसी सोर्स का ये एक साइकिल है, इस तरह के 50 साइकिल 1 सेकंड में इस बल्ब में से गुजरेंगे। इस तरह के 50 साइकिल 1 सेकंड में इस बल्ब में से गुजरेंगे। तो पूछा ये गया है कि बल्ब मैक्सिमम ब्रिलियंस कितनी दफा शो करेगा, मैक्सिमम ब्राइट कितनी दफा होगा। तो बताते हैं वो किस तरह से, इट रीचेस मैक्सिमम ब्रिलियंस 100 टाइम्स पर सेकंड, 1 सेकंड में ये 100 दफा मैक्सिमम ब्रिलियंस पे पहुंचेगा। अब किस तरह से वो चीज देखनी है, ध्यान इधर करना है। देखिए ये हमारे पास एक एसी साइकिल है, यहां पर करंट क्या है, 0, यहां पे इंक्रीज होता होता यहां पर मैक्सिमम, यहां पर 0 इंक्रीज होता होता नेगेटिव मैक्सिमम पीक आ गई, फिर डिक्रीज होता होता 0। अब अगर एक साइकिल में देखें तो एक साइकिल में जो हमारे पास एसी करंट है उसकी जो साइकिल की पीक आती है वो 2 दफा आती है, एक यहां पर मैक्सिमम पीक, एक नेगेटिव मैक्सिमम पीक, मतलब 2 दफा मैक्सिमम पीक आ रही है। जब मैक्सिमम करंट गुजरेगा तो बल्ब क्या करेगा, अच्छा खासा ग्लो करेगा, मैक्सिमम ब्रिलियंस देगा। जब यहां पर फिर 0 हो जाएगा, करंट 0, बल्ब भी की ब्रिलियंस भी मिनिमम, फिर करंट मैक्सिमम होता करंट इंक्रीज होता होता यहां पर मैक्सिमम, यानी बल्ब फिर ब्रिलियंस अच्छी खासी देगा, फिर यहां पर होता डिक्रीज होता होता यहां पर 0, फिर बल्ब मध्यम हो जाएगा। तो देखिए एक साइकिल की अगर हम बात करें तो 1 और 2 दफा एक साइकिल में जो बल्ब है वो मैक्सिमम ब्रिलियंस दे रहा है। क्यों, एक साइकिल में 2 ही पीक वैल्यूज आती हैं, तो इन पीक वैल्यूज पे क्या करेगा, जो बल्ब है मैक्सिमम ब्रिलियंस देगा, ठीक हो गया। अब फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज, यानी इस तरह के 50 साइकिल गुजरे 1 सेकंड में, और एक साइकिल में वो कितनी दफा ब्रिलियंस दे रहे हैं, 2 दफा। तो आपने 2 को मल्टीप्लाई कर देना 50 से, जब 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 टाइम्स पर सेकंड आ जाएगा। मतलब बल्ब जो है अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज सोर्स की हो तो बल्ब 100 दफा
1 सेकंड में 100 दफा मैक्सिमम ब्रिलियंस देगा, ठीक है। इट रीचेस मैक्सिमम ब्रिलियंस 100 टाइम्स पर सेकंड, ठीक हो गया। इसी तरह ये जो हमारे घरों की सप्लाई होती है, ये जो बल्ब वगैरह लगे हुए हैं, ये हमारे घरों की जो सप्लाई आ रही होती है एसी सोर्स से, एसी सोर्स की, उसकी फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज होती है। यानी ये जो बल्ब वगैरह लगे हुए हैं ये 100 दफा एक सेकंड में ऐसे ब्राइट होते हैं, फिर मदम होते हैं, ब्राइट होते हैं, फिर मदम होते हैं, 100 दफा एक सेकंड में। लेकिन ये फिनोमेना इतनी ज्यादा स्पीड के साथ हो रहा होता है कि हमारी आंख इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाती और हमें बल्ब हर वक्त ब्राइट ग्लो करता हुआ नजर आता है, ठीक हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो देखते हैं। अ सर्किट कंटेन्स एन आयरन कोड इंडक्टर। एक सर्किट है जिसमें क्या लगा हुआ है, एक आयरन कोड इंडक्टर लगा हुआ है। अ स्विच एंड अ डीसी सोर्स अरेंज इन सीरीज। अ स्विच एंड अ डीसी सोर्स अरेंज इन सीरीज, ठीक है। एक सर्किट है जिसमें इंडक्टर, स्विच और एक डीसी सोर्स है, ये क्या लगे हुए, सीरीज में लगे हुए हैं। द स्विच इज क्लोज्ड एंड आफ्टर एन इंटरवल रीओपन। हम स्विच को क्लोज करते हैं और कुछ देर के बाद इसको दोबारा ओपन करते हैं। एक्सप्लेन व्हाई अ स्पार्क जंप्स अक्रॉस द स्विच कॉन्टैक्ट। स्विच कॉन्टैक्ट्स पर एक स्पार्क क्यों प्रोड्यूस होता है, एक लाइट से क्यों प्रोड्यूस, एक हीट से क्यों प्रोड्यूस होती है। तो देखें, जब हम यहां से स्विच को क्लोज करेंगे, जब स्विच को क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। जब फ्लो होना शुरू हो गया मतलब डीसी सोर्स लगी है, करंट चेंज अभी नहीं हो रहा, ठीक हो गया। लेकिन क्लोज करने के बाद एकदम जैसे ही मैं इसको ऐसे ओपन करूंगा, थोड़ी सी देर के बाद स्विच को एकदम से ओपन करूंगा तो करंट क्या होगा, एकदम से चेंज होगा, मतलब मैक्सिमम से एकदम में जीरो पे आएगा, मैक्सिमम से जीरो की तरफ आएगा, मतलब करंट में चेंज आ रहा है। और हमें पता है कि जब भी इंडक्टर में करंट चेंज होता है तो इसमें एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, यानी एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है। इस वजह से इस स्विच के कॉन्टैक्ट के आसपास क्या होता है, एक स्पार्क सा प्रोड्यूस होता है, ठीक हो गया। तो ये था इसका आंसर। और मैंने पहले बताया था कि इंडक्टर को चेंज पसंद नहीं है, चेंज करोगे तो वो गुस्सा कर जाता है, ठीक है। तो चेंज की वजह से एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से यहां पर एक स्पार्क सा हमें मिलता है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज डबलिंग द फ्रीक्वेंसी अफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर। कि अगर इंडक्टर के क्रॉस हम फ्रीक्वेंसी को डबल करें तो फिर उसकी रिएक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर एक कैपेसिटर है उसके क्रॉस फ्रीक्वेंसी को अगर हम डबल करें तो उसकी जो रिएक्टेंस है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर बिकम्स डबल। सबसे पहले तो ये लिखना है कि रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर डबल हो जाएगी जब हम उसमें से उसकी फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे, ठीक है, उसके क्रॉस जो फ्रीक्वेंसी है। अब XL क्या होता है, 2πfl हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला होता है 2πfl। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी को डबल करना है, तो हम f को क्या कर देंगे, 2f कर देंगे, ठीक है। जब f को 2f करेंगे तो इस f की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2f, तो यहां पर लिख दिया मैंने 2f। जब 2f लिख दिया, 2 को बाहर ले लिया और 2πfl दोबारा से अंदर उसी तरह। अब 2πfl क्या होता है, XL, तो यहां पर 2πfl की जगह लिख दिया XL, ठीक है, ये XL डैश आ गया। यानी कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डबल कर देता हूं तो जो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर है वो भी डबल हो जाएगी, डबल वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कैपेसिटर के क्रॉस फ्रीक्वेंसी को ज्यादा कर दूं, यानी डबल कर दूं, तो उस पे की रिएक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर बिकम हाफ। रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, लेकिन यानी रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर का क्या फार्मूला है, 1/2πfc। तो फ्रीक्वेंसी को मैंने क्या करना है, डबल करना है, ठीक है। तो फिर देखते हैं रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर पे क्या असर पड़ता है। तो f की जगह मैंने 2f लिखना है, f डैश इज इक्वल टू 2f। तो इसको xc था, इसको x डैश c का नाम दे दिया, ठीक है, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। तो f की जगह मैंने अब 2f पुट कर दिया। जब 2f पुट किया तो 1/2 क्या आ गया, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 1/2πfc। और 1/2πfc क्या होता है, xc होता है।
तो इसकी जगह मैंने XC लिख दिया, ठीक है, इसकी जगह XC लिख दिया। तो यहां पर देखिए ये जो नई रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर आई है ये क्या हो गई है, पहली वाली के हाफ हो गई है। यानी अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डबल करूंगा तो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। और यही उसने हमसे पूछा हुआ था। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन RL सर्किट विल द करंट लैग और लीड द वोल्टेज, इलस्ट्रेट योर आंसर बाय अ वेक्टर डायग्राम। है कि अगर एक RL सीरीज सर्किट है उसमें जो करंट है वो वोल्टेज से लीड करता है या वोल्टेज से लैग करता है। तो इन RL सर्किट करंट लैग्स द वोल्टेज है, यानी RL सीरीज सर्किट में जो हमारे पास वोल्टेज है वो लीड करता है, करंट है वो लैग करता है, ठीक है। RL सीरीज सर्किट मतलब कि जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक हो गया। तो उसमें बताएं कि करंट जो है वो लीड करता है या लैग करता है। तो उसमें याद रखें कि करंट जो है वो लैग करता है, वोल्टेज जो है वो लीड करता है। और नेक्स्ट उसने पूछा था कि इसको वेक्टर डायग्राम के जरिए से शो करें। तो वेक्टर डायग्राम में हम क्या लेते हैं, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस को, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस पे लेते हैं। और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर को हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस पे लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जो करंट है वो लैग कर रहा है, जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है। और ये उसकी क्या है, ये एक इम्पीडेंस डायग्राम है उसकी, ठीक है, जिसमें Z क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस है। इन दोनों को मिलाएं तो क्या बनती है, इम्पीडेंस। तो ये उसकी इम्पीडेंस है, ये उसकी डायग्राम है। वेक्टर डायग्राम के जरिए से हमने इसको शो कर दिया है, ठीक है, कि करंट लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है। और अगर हमें एंगल निकालना हो, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, तो वो हम किससे निकालते हैं, tan इनवर्स से, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स VL ओवर VR। y बाई x होता है ना, तो y पे क्या है VL, x पे क्या है VR। तो दोनों की वैल्यूज पुट की, VL की IRMS XL और VR की IRMS इंटू R। तो I से काट गया तो XL ओवर R, ठीक है। यानी इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के दरमियान एंगल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये RL सीरीज सर्किट में ये काफ़ी तफसील से समझाया हुआ है, तो कोशिश करें कि वो वाली वीडियो लाजमी देखें, ठीक है। ये वेक्टर कैसे बनते हैं, ये इम्पीडेंस क्या होती है, ये कैसे ऐड होते हैं, कैसे किसको हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, कौन लीड करता है कौन लैग करता है, ठीक है। तो ये वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि अ चोक कॉइल प्लेस्ड इन सीरीज विद एन इलेक्ट्रिक लैंप इन एन AC सर्किट causes the lamp to become dim. Why is it so? यानी क्वेश्चन के ये दो पार्ट हैं कि एक चोक कॉइल है, ठीक है, इंडक्टर को ही हम कहते हैं कि एक अच्छा चोक यूज होती है करंट को कंट्रोल करने के लिए, जैसे इंडक्टर होता है ना करंट को कंट्रोल करने के लिए, तो इंडक्टर को ही हम चोक कॉइल भी कहते हैं। एक इंडक्टर को हमने एक बल्ब और एक AC सोर्स के साथ सीरीज में लगा दिया है, तो बताएं कि ये जो बल्ब है इंडक्टर के लगाने से ये डिम क्यों हो जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा पार्ट उसने पूछा हुआ है कि वाई अ वेरिएबल कैपेसिटर एडेड इन सीरीज इन दिस सर्किट may be adjusted until the lamp glows with normal brilliance. Explain how this is possible. कि उसकी हम जो रिएक्टेंस है, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का है, उसकी जो हम रिएक्टेंस है उसको एडजस्ट करके एक ऐसी पोजीशन पे ले आते हैं कि ये बल्ब जो है वो अच्छा खासा ग्लो करने लग पड़ता है। इसको एक्सप्लेन करें कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि इंडक्टर के लगाने से बल्ब डिम क्यों हो जाता है, ठीक है। तो इम्पीडेंस का फार्मूला क्या होता है, Z इज इक्वल टू जितनी हमारे पास सर्किट में टोटल इम्पीडेंस होती है, तो एक बल्ब की रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर की रिएक्टेंस है, तो क्या होता है R का स्क्वायर प्लस XL का होल है, XL का स्क्वायर और ऊपर ये स्क्वायर रूट, ठीक है। तो देखिए इस सर्किट में दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक इंडक्टर है और एक बल्ब की अपनी भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। और हमें पता है कि जो इंडक्टर होता है वो AC के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। जब अपोज करता है तो दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक R है एक XL है, तो ये दोनों मिला के अच्छी खासी रेजिस्टेंस बना देंगी, जिसकी वजह से करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। I इज इक्वल टू V बाई Z, ठीक है। इम्पीडेंस होती है ना कि सर्किट में हमारी जितनी भी रेजिस्टेंसेस लगी हैं उनका कम्बिनेशन
हम इम्पीडेंस कहते हैं जिसकी यूनिट ओहम ही होती है। तो जितनी इम्पीडेंस ज़्यादा होगी उतना करंट क्या होगा, कम होगा। तो इसमें इम्पीडेंस मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है, इंडक्टर और बल्ब के लगाने से, जिसकी वजह से बल्ब क्या हो जाता है, बहुत डिम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, आप कहते हैं कि जब हम कैपेसिटर साथ में लगाते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर साथ में लगाते हैं, तो एकदम से बल्ब अच्छा खासा ग्लो करने लग पड़ता है जब हम कैपेसिटर की वैल्यू को एडजस्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो याद रखें कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ठीक है, उसको हम किससे शो करते हैं, XL से, और जो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर है उसको हम क्या शो करते हैं, XC से। अब याद रखें कि जो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर है और जो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब जब मैंने इसके साथ में कैपेसिटर लगाया है तो मैंने कुछ ऐसी एडजस्टमेंट इसकी करनी है, कैपेसिटर की कुछ ऐसी एडजस्टमेंट करनी है कि इसमें जो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर है वो इक्वल हो जाए रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर के, ठीक है। वेरिएबल कैपेसिटर है ना, तो मैंने कुछ ऐसा करना है कि रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर और रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर ये दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाए। मैंने इस तरह से कैपेसिटर की वैल्यू को एडजस्ट करना है, ठीक हो गया। तो जब ये वाली कंडीशन आ जाएगी एडजस्ट करने के बाद, तो इस कंडीशन पे जो XL है रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, वो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, ये दोनों इक्वल होती हैं, लेकिन क्या होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, इसलिए एक दूसरे को फैक्ट को क्या कर देती हैं, कैंसिल। जब एक दूसरे के फैक्ट को कैंसिल कर देती हैं तो रेजिस्टेंस यानी इंपीडेंस बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से बल्ब एकदम ग्लो करता है, ठीक है। यानी इसने और इसने एक दूसरे के रेजिस्टेंसेस को कैंसिल कर दिया ना, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होगी, बल्ब एकदम से ज्यादा ग्लो करने लग पड़ेगा। क्यों? उसमें से करंट ज्यादा गुजरेगा। तो अगर इसको फार्मूले के जरिए से देखें तो Z इज इक्वल टू XL माइनस XC प्लस R का स्केयर और ऊपर स्केयर रूट, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो आंसर क्या आएगा, Z इज इक्वल टू R। यानी जितनी इस बल्ब की रेजिस्टेंस होगी फिर वही सर्किट में बस बाकी बात जाएगी, दूसरी खत्म हो जाएंगी। तो I इज इक्वल टू V बाय R, ठीक है। तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, जिसकी वजह से बल्ब क्या करता है, अच्छा खासा ग्लो करता है। यानी ये सारी कंडीशन कौन सी आ रही है, ये रेजोनेंस वाली आ रही है। रेजोनेंस वाले टॉपिक में हम ये सब कुछ पढ़ के आ चुके हैं कि जब रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर के बराबर हो जाती है, एक दूसरे के फैक्ट को कैंसिल कर देते हैं और करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। इस वजह से बल्ब क्या करता है, अच्छा खासा ग्लो करता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सोर्स। है कि एक कोई सोर्स है उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो याद रखिए कि मैंने टॉपिक में भी बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो सोर्स होता है वो एक्सेलरेटिंग चार्ज होता है, कि जब चार्ज एक्सेलरेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अब एक्सेलरेट करने से क्या होता है, देखिए जब भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक हो गया। या दूसरी सेंस में हम कह सकते हैं कि जब चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जब चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये काफी तफसील से टॉपिक में बात करके आ चुके हैं। यहां पर जो हमने कंस्ट्रक्शन दी हुई है इसको समझाने के लिए, तो एक एसी सोर्स है, उसके साथ एक इंडक्टर लगा दिया, कॉइल लगा दी है, और एक एंटीना है उसके साथ भी एक इंडक्टर या एक कॉइल अटैच कर दिया, और ये दोनों आपस में क्या है, मैग्नेटिकली लिंक्ड है। जब एसी सोर्स को हम इसके साथ अटैच करते हैं तो ये एंटीना की वायर में ये जो मौजूद चार्जेस होते हैं ये क्या करने लग पड़ते हैं, ये एक्सेलरेट करने लग पड़ते हैं। और जब एक्सेलरेट करने लग पड़ते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं किसी रीजन में, तो एक उसके साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करती है, यहां से बाहर एमिट हो जाती है। तो इस तरह से क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फिनोमेना होता है, जो कि उनकी सोर्स क्या है, वो एक एक्सेलरेटिंग चार्ज है। जब भी चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या प्रोड्यूस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ द रिसेप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन इज सिलेक्टेड ऑन योर रेडियो सेट।
कि हम अगर हमारे घरों में कोई रेडियो सेट है तो हम पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन कैसे उससे सिलेक्ट कर लेते हैं। हम पता है कि रेडियो के साथ एक नॉब लगा हुआ होता है, नॉब को घुमाएंगे 90 पे करेंगे तो कोई और चैनल आएगा, 95 पे करेंगे तो झेलम वाला चैनल आ जाएगा। तो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी हम कैसे सेट करते हैं, ठीक है। याद रखें कि जो रेडियो हमारे घरों में पड़ा हुआ होता है उसके साथ उसके अंदर लगा हुआ होता है LC ऑसिलेटर, LC ऑसिलेटर, ठीक है। LC ऑसिलेटर क्या होता है कि जिसमें एक इंडक्टर लगा हुआ होता है और एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है, ठीक है। LC, इसको हम कहते हैं LC ऑसिलेटर। अब इस LC ऑसिलेटर की भी क्या होती है, अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। ये इसको साथ में लिख लें, LC ऑसिलेटर। LC ऑसिलेटर की क्या होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो नॉब की मदद से हम क्या करते हैं, इस LC सर्किट ज़ाहिर है उस रेडियो स्टेशन में रेडियो में लगा हुआ होता है, तो हम नॉब की मदद से क्या करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा करते हैं। अब कैसे, अगर हम सुनना चाह रहे हैं 95 चैनल, ठीक है, जेलम वाला, तो हम क्या करेंगे, नॉब को एडजस्ट कर देंगे 91 पे तो कोई चैनल सुनाई देगा, 92 पे कोई चैनल सुनाई नहीं देगा। जैसे ही नॉब को 95 पे करेंगे तो एकदम से चैनल सुनाई देने लग पड़ेगा जेलम का जो FM 95 है। अब ऐसा क्यों हुआ है, हम वो नॉब को चेंज करके क्या कर रहे हैं, असल में हम फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर रहे हैं कि जो रेडियो की फ्रीक्वेंसी है, जो हमारे घरों में रेडियो पड़ा हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी, और जो ट्रांसमिशन सिग्नल आ रहा है उधर रेडियो स्टेशन से उसकी फ्रीक्वेंसी, उधर के जो ट्रांसमिशन सिग्नल आ रहा है वो भी 95 पे, यहां से जो मैंने नॉब से सिलेक्ट किया है वो भी 95 पे, तो दोनों फ्रीक्वेंसीज आपस में क्या कर जाएंगी, मैच कर जाएंगी। जब मैच कर जाएंगी तो रेजोनेंस का फिनोमेना होगा और हम रेडियो पे वो चैनल सुन सकते हैं, ठीक है। तो यही उसने क्वेश्चन में पूछा था कि रेडियो से हम कैसे पर्टिकुलर स्टेशन सेलेक्ट करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज को मैच करके। जो हमारी रेडियो की फ्रीक्वेंसी है, LC ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी, और जो ट्रांसमिशन रेडियो स्टेशन से जो सिग्नल आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं, जिसकी वजह से रेडियो स्टेशन में हम वो चैनल है वो ट्रांसमिशन वो सारी सुन सकते हैं, ठीक है। तो रेडियो में ये LC ऑसिलेटर लगा होता है, इसकी हम फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी के साथ जो रेडियो से सिग्नल आ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, AM एंड FM। देखिए मॉड्यूलेशन हमारे पास क्या होती है कि मॉड्यूलेशन होता है कि जब हम किसी सिग्नल को कैरियर वेव के साथ, किसी ऑडियो सिग्नल को कैरियर वेव के साथ मिला देते हैं, यानी रेडियो वेव के साथ मिला देते हैं, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन, जिससे वो दूर दराज इलाकों में जा सकता है। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जिसको हम शॉर्ट में FM कहते हैं। और ये क्या होती है वही उसने पूछा हुआ है। देखिए ये कोई कैरियर वेव है, ये कोई कैरियर वेव है और ये ऑडियो सिग्नल है जिसको हमें इसके साथ मिला के दूर दराज इलाकों तक भेजना है, ठीक है। तो जब कैरियर वेव को इस ऑडियो सिग्नल से मिलाएं और उसके एम्पलीट्यूड में फर्क आ जाए, ठीक है, कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में फर्क आ जाए, तो ऐसी मॉड्यूलेशन को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या AM, ठीक है, शॉर्ट में हम AM इसको कह देते हैं। अब वो कैसे आता है, जहां पर ऑडियो सिग्नल पीक वैल्यू पे है वहां पे एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, जहां पे पीक कम होते होते लेस हो रही है, जहां पर पीक है और ये कम हो रही है वहां पर ऑडियो जो एम्पलीट्यूड है वो कम होगा, जहां पर फिर पीक हाई हो रही है वहां पर फिर एम्पलीट्यूड हाई हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड में अगर फर्क आए तो ऐसी मॉड्यूलेशन को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और अगर फिर से वही कैरियर वेव ऑडियो सिग्नल, अगर हम कैरियर वेव और ऑडियो सिग्नल को मिलाएं और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आ जाए तो ऐसी मॉड्यूलेशन को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। कि अगर कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आ जाए अगर हम ऑडियो सिग्नल को उसके साथ मिलाएं तो। अब यहाँ पर देखिए जहां पर ये ऑडियो सिग्नल हाई है वहां पर ये फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, जहां पर ये सिग्नल लो है वहां पर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी लो है, वेवलेंथ ज्यादा है। फिर जहां पे जो हमारे पास ऑडियो सिग्नल है वो हाई है, हाई यहाँ पर उसकी पीक है, तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। यानी जहां पर पीक वैल्यू मिली ऑडियो सिग्नल की वहां पर फ्रीक्वेंसी हाई,
और जहां पर वो पीक कम हो रही है, ठीक है, वहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वो लो हो जाएगी और वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी। फिर पीक वैल्यू आ रही है, मतलब उसका हाई ऑडियो सिग्नल का हाई सिग्नल आ रहा है जहां पर, यहाँ पर, तो वहां पर फिर से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाए तो ऐसी मॉड्यूलेशन को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर हमारे ख़त्म होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 16 के। होप्स कि आपको सारी समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।